नमस्कार, उत्तराखंड 360 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मदन मोहन सती। आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता डीडी जोशी साहब हैं। आप उत्तराखंड क्रांति दल के दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और उत्तराखंड क्रांति दल के सारे लीगल मैटर भी आप देखते हैं। आप पहाड़ के मूल के लोगों की मदद भी करते हैं, जो आपके पास लीगल सर्विस के लिए जाते हैं, उनकी आप मदद भी करते हैं। कई बार फ्री मदद भी आप करते हैं। जोशी साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। जोशी साहब, आपकी पहचान राजनेता से ज़्यादा एक सामाजिक कार्यकर्ता की है और ख़ासकर पहाड़ मूल के लोग जिनको सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में ज़्यादा आइडिया नहीं है किस तरह से केस लड़े जाते हैं, उनकी मदद करते हैं जी। तो उसमें आपको रकम भी बहुत कम मिलती होगी और कई बार नहीं भी मिलती। तो फिर ये सब कैसे संभव हो पा रहा है? देखिए, मैं पहले गवर्नमेंट नौकरी में था। मैंने सन 2000 में VRS लिया। फिर मैं प्रैक्टिस में आया, लीगल प्रैक्टिस में आया। लीगल प्रैक्टिस में आने के बाद मैं UKD से जुड़ा और काशी सिंह एरी जी जो हमारे इस टाइम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मैं काफ़ी पहले से संपर्क में था। और जितना हमसे आंदोलन के टाइम पे या उसके बाद जो कुछ भी हमसे हो सका हमने उस टाइम भी किया, मदद की। और आंदोलन में भी काफ़ी हमने सहायता की, जो हमारे लोग पहाड़ से आए थे। और उसके बाद जब मैं प्रैक्टिस में आया तो एक्चुअली क्या था, मेरा एम ये नहीं था, मेरा कोई पॉलिटिकल एम आज भी नहीं है। मैं UKD में हूँ, लेकिन मेरा पॉलिटिकल एम कि मैं नेता बनूँ, मैं किसी पद को लूँ या मैं इलेक्शन लड़ूँ, वो मेरा एम नहीं है। मेरा एम ये है कि मैं उत्तराखंड के लिए क्या कर सकता हूँ। मैं बचपन से ही दिल्ली में रहा हूँ, दिल्ली में ही मेरी एजुकेशन रही है और मेरा परिवार भी दिल्ली में, लेकिन मेरा घर अभी भी उत्तराखंड में है। मैं ओरिजिनली मैं देवघाट से हूँ, लेकिन हमारे 5-6 पीढ़ी पहले हमारे पूर्वज शिफ्ट कर गए थे, माइग्रेट कर गए थे कोटद्वार में। तो अभी आज हमारा जो अस्तित्व है वो हमारा कोटद्वार में मौजूद है। हमारा अपना मकान है, हमारा घर है, हमारा ज़मीन है, वहाँ पर हम जाते हैं, बराबर रहते हैं। अभी मैंने अपने मकान को और अच्छा किया है और मेरा मन वहाँ रहने के लिए है। दिल्ली में एक मजबूरी थी रहना। दिल्ली में मजबूरी ये थी क्योंकि पिताजी हमारे यहाँ सर्विस करते थे, स्कूल में प्रिंसिपल थे और परिवार भी यहाँ थे। सिस्टर्स वगैरह की सबकी शादी भी यहीं हुई, तो रिश्तेदारी भी काफ़ी यहाँ थे। लेकिन उसके बीच भी हमने कभी कांटेक्ट अपने जो जन्मभूमि है हमारी, वहाँ से हमने कभी ख़त्म नहीं किया। हम बराबर जाते रहे। और अब क्या हो कि अब बच्चे बड़े हो गए, एक जो पारिवारिक जिसको कहते हैं जिम्मेदारी, वो हमारी लगभग पूरी हो चुकी है। तो अब हम सोचते हैं कि जितना हमें टाइम मिलता है तो वो हम अपने उत्तराखंड के लोगों के लिए और उत्तराखंड के लिए जितना हम समर्पण भाव से काम कर सकते हैं कि। और इसका आने का मेरा उद्देश्य भी यही रहा कि जितना हम लोगों के साथ, क्योंकि मैंने पूरा उत्तराखंड देखा भी नहीं है। मैं उत्तराखंड से जुड़ा ज़रूर हूँ, मैं दिल्ली प्रदेश में अध्यक्ष भी हूँ, 4-5 साल से मैं अध्यक्ष हूँ। लेकिन आज भी अगर मुझे कहें कि उत्तराखंड के बहुत इंटीरियर एरियाज़ में अगर मेरे से पूछा, मुझे उस चीज़ का भी नहीं पता। जब मैं उस जगह को नहीं जानता तो मेरे बच्चे कैसे जानेंगे उसको। तो मैं समझता हूँ कि हमें अपनी जो जन्मभूमि है और जो हमारी अपनी संस्कृति है उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। सर, आप कह रहे हैं कि आपको राजनीतिक महत्वाकांक्षा आप में नहीं है जी, फिर भी आप राजनीतिक दल से जुड़े हैं? हाँ, राजनीतिक दल से इसलिए जुड़ा हूँ क्योंकि जब से उत्तराखंड बना है, वो जो एक परिकल्पना थी, जो एक सोच थी उसको राज्य को बनाने के लिए, वो तो अभी तक कहीं दिखाई नहीं देती। मैं समझता हूँ उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम लोग वहाँ से पलायन किया। पलायन की एक मजबूरी थी क्योंकि हमें रोज़गार चाहिए था, हमें काम धंधा चाहिए था। वहाँ वो चीज़ थी नहीं। हमारे जो फादर्स आए यहाँ, फादर हैं हमारे, 4 फादर्स हैं जो भी यहाँ वहाँ से निकल कर आए, तो वो भी इसी कारण से आए क्योंकि वहाँ जो काम धंधा था वो था नहीं। अब जो बच्चों को पढ़ाने के लिए है, स्कूल नहीं है, मेडिकल की सुविधा वहाँ नहीं है। आज मेरी वाइफ अभी रिटायर हुई है गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस से। हम उत्तराखंड में जाकर बसना चाहते हैं, रहना चाहते हैं परमानेंटली, लेकिन सबसे बड़ी समस्या होती है
वहाँ आपको फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है आज की डेट में भी। आज आप जो रिटायर्ड लोग हैं उनको अगर आप देखें लाखों की तादाद में वो उत्तराखंड में हैं, और इस एज में आपको सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट होती है आपको मेडिकल फैसिलिटी की। मैंने अभी आरटीआई से पता किया कि उत्तराखंड में कितने सीजीएच के सेंटर्स हैं, कितने हॉस्पिटल्स हैं, एमपैनल हॉस्पिटल्स हैं, कितने वहाँ पे मेडिकल सेंटर हैं। तो मुझे गवर्नमेंट ने, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जवाब दिया वहाँ पे 29 केवल सेंटर हैं सीजीएचएस के एमपैनल्ड, और वो भी कहाँ, सिर्फ देहरादून में। अब आप ये लगाइए कि अगर कोई पिथौरागढ़ में है, कोई मुंशियारी में है, कोई अल्मोड़ा में है, कोई अगर कहीं कोई आदमी भी रहता है, जाके रहता है, बीमार होता है, तो उसको तो लाने में तक भी उसको मेरे ख्याल जीवन उसका समाप्त हो जाएगा। तो जब तक हमारी गवर्नमेंट, उत्तराखंड गवर्नमेंट इस काम को नहीं करती है वो पॉसिबल नहीं है, रिवर्स प्लान पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़ है एजुकेशन। आज हमारे बच्चे वहाँ से पढ़ के वहाँ पे जो उनको एजुकेशन वहाँ चाहिए वो चीज़ है नहीं, वो फैसिलिटी नहीं है। अभी पीछे हमें न्यूज़ मिली थी कि 3000 स्कूल बंद हो गए। अब जहाँ स्कूल खोलने का टाइम था, बच्चों का एक एजुकेशन का जो टाइम है, जो उनका सेंटर्स अगर वो नहीं है आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में, तो आप बच्चों को पढ़ने के लिए कहाँ भेजेंगे, कहाँ पढ़ाएंगे? तो एक कंपल्शन है पेरेंट्स के लिए भी कि वहाँ से निकाल के आप उनको ऐसी जगह पे लाएं जहाँ की एजुकेशन की अच्छी फैसिलिटी आपको अवेलेबल हो। तीसरा रीज़न ये रोज़गार की बहुत बड़ी समस्या है। रोज़गार की आजकल वहाँ पर देखिए आप कितने वहाँ पर रोज़गार आज की ये डेट में अवेलेबल है, बिल्कुल नगण्य है। बिल्कुल आजकल रोज़गार के लिए आज भी वही प्रॉब्लम है, तो बाहर आना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को लेके जब मैं अगर प्रोफेशन में हूँ तो मैंने ये सोचा कि अब जो समय है, जो अब हमें हमारे जो ज़रूरी चीज़ों से एक्स्ट्रा जो हमें टाइम मिलता है वो अगर हम अपने समाज के लिए दें और अपने लोगों के लिए दें तो मैं समझता हूँ कि उससे हम काफ़ी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कंट्रीब्यूशन जाके हम हल्ला गुल्ला ही करके करें। हम बहुत तरीके हैं उसके कंट्रीब्यूशन करने के लिए, गवर्नमेंट को जगाने के लिए, अपने बात को वहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। तो उन तरीक़ों से भी अगर हम उसको काम को करना शुरू करें या करें उस काम को, तो उसमें बहुत एक अच्छा रिज़ल्ट आ सकता है। दूसरा रीज़न ये है कि उत्तराखंड क्रांति दल का ये एक ज़मीनी हकीकत वाली पार्टी है। इसमें आप आजकल जितने भी नेशनल पार्टीज़ हैं, बड़ी बड़ी पार्टीज़ हैं, सब में आप देखेंगे भ्रष्टाचार की बात होती है। इतने लाख करोड़ का भ्रष्टाचार हो गया, इतना लाख करोड़ ये पैसे खा गए, इतने लाख करोड़ का ये हो गया। लेकिन आज तक आप देखेंगे कि हमारे किसी भी शीर्ष नेता के ऊपर या किसी भी ऐसे नेताओं के ऊपर ऐसा कोई आज तक ऐसा आरोप नहीं लगा। आपको 2007 की गवर्नमेंट उत्तराखंड में जब बनी थी याद है, उसमें 3 विधायक थे, 2 टूट के बीजेपी में चले गए थे, तो सवाल तो तब भी उठते हैं। देखिए वो एक कंपल्शन थी। आज 9 विधायक जो टूट के उसमें गए हैं, बीजेपी में गए हैं, उनके बारे में तो कोई नहीं पूछता। हमारे 2 विधायक वो कंपल्शन थी हमारी, क्योंकि अगर उसी टाइम अगर इलेक्शन होता तो कितना एक्सचेकर को कितना बर्डन पड़ता। उसकी एक कंपल्शन थी कि लोग वहाँ से जब वो उनका लेकिन आपकी पार्टी का जो राज्यपाल को जो लेटर दिया गया था वो ये दिया गया था कि हम विड्रॉ करते हैं ना, विड्रॉ करते हैं। तो कंपल्सन कहाँ से हो गई? आप एक चीज़ देखिए, उसमें जब आपके पास पूरे विधायक हैं नहीं जिसमें कि आप अपनी बात को पूरी तरह से रख सकते हैं, तो उसमें क्या है कि आपको अगर उसमें 3 आदमी, अगर 3 आपके एमएलए हैं, तो तीनों क्यों नहीं गए उसमें? विचार अपना डिफरेंस हो सकता है। नहीं, अब 2 बातें सर। हाँ। एक बात आपने कही वो कंपल्सन थी, तो 2 के साथ क्यों कंपल्सन हुई, तीसरे के साथ कंपल्सन लागू क्यों नहीं हुआ? देखिए उसमें उस टाइम भी इस चीज़ पर विचार हुआ। जो भी उस टाइम हमारे एमएलए थे उनका भी उन्होंने इस चीज़ में मंत्रणा करी। अब उसमें अगर एक कॉन्सेंसस नहीं बनी है किसी भी रीज़न से, अब हम उस टाइम किसी को भी फोर्स तो कर नहीं सकते। ये तो अपने प्रिंसिपल है, मैं पार्टी के साथ हूँ, आज मैं पार्टी के साथ लॉयल हूँ या नहीं हूँ, ये मेरे को कोई फोर्स नहीं कर सकता। कल को मैं अगर दूसरी पार्टी ज्वाइन करता हूँ, कौन मेरे को रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। यही चीज़ उस टाइम भी थी। जी सर, आप यूकेडी में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं जी, तो दिल्ली में जो आपका संगठन है वो चुनाव
पिछले 2 बार से हम देख रहे हैं कोई चुनाव में कैंडिडेट तो उतारता नहीं है, तो फिर दिल्ली प्रदेश का संगठन क्या कार्य करता है? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये दिल्ली में हमारे लोग अभी, वैसे हम कहते हैं कि दिल्ली में हमारे कम से कम 35 लाख लोग हैं जी, जो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर आप 35 लाख लोगों को देखो तो वो छोटे छोटे संगठन और बड़ी ये नेशनल पार्टीज वगैरह के साथ सब लोग कहीं ना कहीं फिक्स है, क्योंकि हम इतना जितना धन बल उन लोगों के पास है, जितना पूंजीपति उन लोगों के पास है, वो हमारे पास नहीं है। आज की डेट में अगर हम अपना प्रचार प्रसार और करना चाहते हैं तो हमारे पास वो संसाधन नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें होती हैं, आपके पास सत्ता है, आपके पास लोग हैं, आपके पास पूंजीपति हैं, आपके पास धन संपदा है, तो आप कुछ भी काम कर सकते हैं। लेकिन आज की आपके पास एक भावनात्मक अपील थी, वो हम आपने कर रहे कभी हैं नहीं उसके, और उसकी वजह से आज हमारे जितने भी लोग हैं वो डेडिकेटेड लोग हैं। आज अगर आप हमारे लोगों को देखेंगे, जितने लोग यूकेडी में हमने जोड़े हैं दिल्ली में, सारे डेडिकेटेड हैं। हम उनको कोई लालच नहीं देते, हम उनको कोई ये नहीं कहते कि आप हमारे पास आइए, हम तुम्हें तनख्वाह दे देंगे या हम तुम्हें पैसा दे देंगे या हम तुम्हें, आज हम तो ना तो सत्ता में है ना हमारे पास पैसा है, तो लोग हमारे पास क्यों आएंगे? अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, ये जो आपका दिल्ली में संगठन है जिसका प्रदेश अध्यक्ष हैं विंग के, उसका कोई प्रदेश कार्यालय है कहीं पर? प्रदेश कार्यालय है हमारा बुराड़ी में, प्रदेश कार्यालय है हमारा बुराड़ी में। हमारे जिलाध्यक्ष भी आए हुए हैं और आज हमारे बहुत सारे बुराड़ी लोगों ने में कोई भवन बना है या व्यक्तिगत? नहीं, हमने किराए पे लिया हुआ, अभी किराए पे लिया। और बुराड़ी से तो बहुत दूर हुआ। नहीं, जैसे ये जो सेंटर, जो जैसे आप जिसको कहेंगे कि ये साउथ एक्स या न्यू दिल्ली में या इस एरिया में जहाँ ज़्यादातर लोग आ सकते हैं, रीच में जहाँ एनसीआर के लोग भी आ सकते हैं, साउथ एक्स में तो जो अल्मोड़ा भवन है उसके जो अध्यक्ष हैं, अल्मोड़ा ग्राम कमेटी के अध्यक्ष हैं प्रताप शाही जी हैं, वो हमारे उपाध्यक्ष भी हैं, केंद्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। तो कभी अगर हमें इस साइड को कोई मीटिंग करनी होती है तो हम उनसे रिक्वेस्ट करके हम उस जगह को लेते हैं और वहाँ मीटिंग करते हैं, उसमें कोई एतराज़ नहीं है, वो हमारे पहाड़ की ही है, संपत्ति है। जैसे कोई अनजान आदमी यूकेटी में आना चाहे, उससे मिलना चाहे, अब उसके लिए जाना पड़ेगा बुराड़ी, ठीक? अगर वो इधर आपका कोई दफ्तर होता तो उसको इजीली वो जा सकता। देखिए दफ्तर, अब फिर यहाँ पर भी वही बात आती है ना, दफ्तर तो मैं 4 खोल दूं यहाँ पर, लेकिन उसके लिए संसाधन कहाँ से आएंगे? जी जी, मेन आदमी तो वो है ना कि संसाधन। आजकल एक आदमी की टेंडेंसी है, अगर मैं आपको कुछ देता हूँ तो आप मेरे को रिटर्न क्या देते हैं जी। और ये हर एक पार्टी में होता है। आजकल आप किसी भी पार्टी में देख लीजिए, अगर उसको टिकट दिया जाता है तो उससे पहले उसकी कीमत तोली जाती है जी। जब तक उसकी कीमत वो अदा नहीं करता उसको टिकट नहीं मिलता। जी जी। तो वो हम नहीं कर सकते ना। आज हमारे पास इसीलिए तो लोग जो हमारे पास जो हैं कम हैं, लेकिन ईमानदार हैं, डेडिकेटेड हैं और समर्पित भाव से हमारे साथ काम जुड़े हुए हैं। सर, जो दिल्ली संगठन है, तो अभी उत्तराखंड का जो चुनाव हुआ 2022 में 3-4 महीने बाद, उसके लिए कितने कैंडिडेट को टिकट आप पहाड़ में दिलाएंगे? देखिए, ये टिकट दिलाना तो ये एक हमारी जो सेंट्रल कमेटी है उसका काम है। हमारे पार्लियामेंट बोर्ड की जो अध्यक्ष हैं वो हमारे कापड़ी जी हैं, उनकी पूरी कमेटी है। हमारा एक सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि मैं अगर किसी को कहूँ कि आप इनको टिकट दे दीजिए, मेरे कहने पे किसी को टिकट मिल जाए, ऐसा नहीं है। उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्राइटेरिया है, क्या हमारी जो पार्टी है उनका क्या उसका पैमाना क्या तय करते हैं, तो उसके ऊपर टिकट का सिलेक्शन होगा, कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। हाँ, इतना ज़रूर है पीछे, क्योंकि हमारा सिस्टम इतना मजबूत नहीं था, तो हमें जो भी कैंडिडेट मिलते थे हम उनको ज़्यादा परख के नहीं, ज़्यादा कि हम ये देखते थे उसका बैकग्राउंड ठीक है या वो ईमानदार है, इतना ज़रूर देते हैं। लेकिन अब जो है इस चुनाव में हमें थोड़ा उम्मीद है, क्योंकि लोगों को वहाँ उत्तराखंड में जो है ना तो गवर्नमेंट, कांग्रेस की गवर्नमेंट कुछ कर पाई, ना बीजेपी की गवर्नमेंट कुछ कर पाई, तो आज लोग यूकेडी की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। जी सर, दिल्ली में भी अब चुनाव होंगे कॉरपोरेशन के, तो इसमें भी इस बार आप वो कैंडिडेट उतारेंगे? बिल्कुल, पिछली बार भी हमने कैंडिडेट उतारा था। बुराड़ी से हमारे रंजीत गढ़ाकोटी जी लड़े थे, बहुत कम वोट उनको मिले, लेकिन हमने, क्योंकि उसमें एक लेट डिसीजन हमने लिया, काफ़ी लेट हमने लोगों से संपर्क किया, लेकिन हमने इलेक्शन लड़ा वहाँ से। उसके बाद भी क्या है कि हमने जब ये विधानसभा के इलेक्शन आए थे, हमने अपना कैंडिडेट यहाँ से भी उतारा था, पटपड़गंज विधानसभा से। लेकिन हमारी कंडीशन ये थी कि आप अगर नेशनल पार्टीज अगर हमारे पहाड़ी लोग को, उत्तराखंडी को अगर टिकट देते हैं तो हम वहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे।
ये हमारा उनके साथ प्रॉमिस था। क्योंकि आज तक आप देखिए दिल्ली में ना तो विधानसभा के लिए ना एमपी के इलेक्शन के लिए कभी भी उत्तराखंडी को टिकट नहीं मिला। जी। अगर हमने वो कंडीशन रखी वहाँ पर कि हमारा कैंडिडेट मिस्टर तेजपाल रावत है, उनका नाम हमने आगे किया था और उनके पोस्टर लगे, जब उनके पोस्टर लगे तो कांग्रेस बीजेपी के सबके लोगों के हमारे पास फ़ोन आए, संपर्क किया और तब हमने उनको कहा कि भाई उत्तराखंडी को अगर आपकी पार्टी टिकट देती है तो हम आपके खिलाफ नहीं लड़ेंगे, उत्तराखंडी के खिलाफ नहीं लड़ेगा। लेकिन अगर आपको टिकट नहीं मिलता है, उत्तराखंडी को टिकट नहीं मिलता है, तो हम वहाँ से पूरा इलेक्शन लड़ेंगे और अच्छी दम से लड़ेंगे। और वही रीज़न हुआ कि पटपड़गंज एक ऐसी विधानसभा रही जहाँ से कि आपको कांग्रेस को भी एक उत्तराखंडी को टिकट देना पड़ा और बीजेपी को भी एक उत्तराखंडी कैंडिडेट उतारना पड़ा। और बीजेपी कैंडिडेट जो रवि नेगी थे, रवि नेगी ने बहुत अच्छी एक उनको शिकस्त, हाँ बहुत अच्छी फाइट दी है। और सिर्फ जो आम आदमी पार्टी के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे उनको 3,500 वोट से सिर्फ एक जीत मिली। तो ये बहुत बड़ी लोगों की वो है, सपोर्ट है और बहुत अच्छा एक रिजल्ट रहा। और मैं तो यही कहूँगा और इसी तरह से अगर हम यूनाइट रहे, उत्तराखंडी दिल्ली में यूनाइट रहे, तो आगे आने वाले चुनाव में नगर निगम के बहुत अच्छा हम रिजल्ट, बहुत अच्छा परिणाम हम दे सकते हैं। और यही हमारी कोशिश होगी और अगले आने वाले चुनाव में हम हर जगह से कैंडिडेट उतारेंगे। यूकेडी का कैंडिडेट हर जगह से होगा, उसी की तैयारी हमारी चल रही है और आज से नहीं, पिछले 2 सालों से हमारी यही तैयारी चल रही है। थैंक यू सर, थैंक यू। आपसे बात धन्यवाद। बड़ी अच्छी रही।